बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने डिफरेंट फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप डाटा एज वेल एज फॉर अनग्रुप डाटा, ये हमने कैलकुलेट किया। और इसके साथ ही वी आल्सो डिस्कस डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन। लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन ओरिजिन there will be no change in variance and the standard deviation। ये जो फार्मूला है ये है चेंज ऑफ ओरिजिन के हवाले से। तो इसमें अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो 4.16 जिसमें हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करेंगे। तो याद रखें कि अगर हम जो हमने लास्ट टाइम थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा तो उसमें भी हमने चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल किया और उसके लिए हमने एक यू वेरिएबल बनाया था। यू वेरिएबल, इस यू वेरिएबल को हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं? बेसिकली हम एक्स वेरिएबल को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ए इसमें जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि आप एक्स वेरिएबल में से लेते हैं, और जो एच है दैट इज द क्लास इंटरवल। तो इस तरीके से अब ये जो गिवन डाटा है इसमें सबसे पहले जो है वो हमें एक्स वेरिएबल बनाना है और उससे फिर हमने यू वेरिएबल ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसमें दिया हुआ कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ ए सैंपल एजेस। स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें जो है वो आपका चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली स्टेप डेविएशन मेथड में हम यू वेरिएबल जनरेट करते हैं और यहाँ पे जो फार्मूला है इसमें सम ऑफ डी स्केयर, जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सम ऑफ एक्स स्केयर था, फिर जब चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ तो यहाँ पे बन गया हमारे पास सम ऑफ डी स्केयर, सम ऑफ एफ डी स्केयर। अब इसी तरीके से अब जब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होगा तो यही फार्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक्स की जगह पर यू आ जाएगा हमारे पास, बाकी वही रहेगा। तो इसमें आप देखें कि फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हमें एक्स वेरिएबल चाहिए ताकि हम यू वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर लें, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको, u में आपने x माइनस ए ओवर h। a जो है वो आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ पे 39.5 लिया गया है, आप 29.5 भी ले सकते हैं। तो अब इस क्लास का जो इंटरवल है दैट इज द h। याद रखें कि जब कंबाइंड बाउंड्रीज होती हैं तो आप सिंपली अपर कंबाइंड बाउंड्री में से लोअर कंबाइंड बाउंड्री को माइनस करते हैं तो आपके पास विड्थ ऑफ द क्लास यानी h जो है क्लास इंटरवल आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट है, तो अब आपने 35 से स्टार्ट करना है। तो ये आप देखेंगे तो आपके पास ये 10 जो है वो क्लास इंटरवल आ जाएगा। अब आपने इसको आपने x की हर वैल्यू को 39.5 से माइनस किया, डिवाइडेड बाय h किया, तो आपके पास ये एक वेरिएबल जनरेट हो गया। अब आपने मल्टीप्लाई करना है u वेरिएबल को विद f वेरिएबल दैट इज द फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद जब आप मल्टीप्लाई कर लें तो एक नया कॉलम जनरेट करेंगे, इसका आप सम करोगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ एफ यू। अब सिमिलरली अगला कॉलम है सम ऑफ एफ यू स्क्वायर आपको चाहिए। तो पहले आपने यहाँ पे u का स्क्वायर करना है, मसलन ये है -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी से तो ये आ जाएगा 88। तो इस तरीके से एफ यू स्क्वायर यानी कि पहले आपने u को स्क्वायर किया फिर मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ, तो ये आपके पास लास्ट वन आ गया। सम करेंगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ एफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 250। अब एक बात याद रखनी है कि ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में मल्टीप्लाई बाय h
क्लास इंटरवल भी आपने साथ करना है। तो ये जो h है ये अंडर रूट के बाहर है, यानी कि पहले आप ये सॉल्व कर लेंगे, इस सॉल्व का जो आंसर आएगा उसको देन मल्टीप्लाई बाय 10 आपने जो कि क्लास इंटरवल है उसके साथ करना है। तो ये है आपके पास u जो आपके पास वेरिएबल है जिसमें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल आता है। तो ये भी इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। अब आगे आ जाए, ये छोड़ दें, ये छोटी छोटी चीजें इसकी जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाए कंबाइंड मीन, सॉरी कंबाइंड वेरिएंस। जिस तरीके से आपने लास्ट चैप्टर में कंबाइंड मीन निकाला था, अब हम इसका कंबाइंड वेरिएंस निकाल लेंगे। कंबाइंड वेरिएंस का मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स का इकट्ठा हम वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो फार्मूले इसके नजर आ रहे हैं आपके। एक ये है वेरिएंस एस स्केयर सी, सी का मतलब है कंबाइंड वेरिएंस। ये वाला इसकी जो फॉर्म है वो आप यूं भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है ये आप दूसरा सेकंड वाला ये आप यूज करेंगे। इसकी सिंपल सी फॉर्म है N1, पहले हम ग्रुप 1 के लिए डिफाइन करेंगे, ये दो ग्रुप्स के लिए डिफाइन किया गया है N1 प्लस N2, N1 इंटू S1 स्केयर यानी वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1 प्लस इंटू X1 माइनस X1 बार माइनस XC बार। इसका जो डिफरेंस आएगा उसका आपको स्केयर करना है, यानी कि पहले ग्रुप का मीन माइनस कंबाइंड मीन, जो डिफरेंस आएगा उसको स्केयर करेंगे। सिमिलरली दिस विल बी रिपीटेड फॉर द सेकंड ग्रुप दैट इज N2। N2 में आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज आप प्लेस करेंगे। S2 स्केयर विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्रुप 2 और बाकी उसी तरीके से रिपीट होगा। यहाँ पे X1 की जगह पर X2 बार आ जाएगा और ये कंबाइंड मीन ही रहेगा। सो इसी तरीके से अगर थर्ड ग्रुप इसमें ऐड होता है तो ये हो जाएगा N3 इंटू S3 स्केयर प्लस X3 बार माइनस XC बार का होल स्केयर। तो ये है मेथड है, फार्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कंबाइंड वेरिएंस। अब आपके पास देखें ये वाली चीज x बार स्केयर जो कंबाइंड मीन है ये आप पहले कैलकुलेट करेंगे ताकि फिर ही आप इसका डिफरेंस जो है वो आप ले लेंगे, ठीक है। अब कंबाइंड मीन का जो फार्मूला है वो आपके पास है N1 इंटू X1 स्केयर प्लस N2 माइनस X2 बार स्केयर ओवर N1 प्लस N2। ये है फार्मूला फॉर कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन के लिए आपको पास देखो N1 चाहिए, X1 बार चाहिए प्लस N2 चाहिए, X2 बार चाहिए। तो ये आपके पास कंबाइंड मीन का फार्मूला है। जब आप कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लें देन दिस वैल्यू विल बी प्लेस्ड एट दिस फार्मूला। नाउ हमारे पास ये एक एग्जांपल है 4.17, इसको आप रीड करेंगे। पहले पार्ट में जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है N1 आपके पास 50 है, X1 बार जो कि पहले ग्रुप का मीन है वो 63 है, S1 इज इक्वल टू 9, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है और इसका आप वेरिएंस जो है वो आप निकाल लेंगे, S1 स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा 81। सिमिलरली ये आपके पास N2 है, X2 बार है, S2 है, S2 स्केयर है, ऑल वैल्यूज आर गिवन फॉर ग्रुप 2 ग्रुप्स। तो अब आपने इसका कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। तो कंबाइंड वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहला काम हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालें। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में सारी चीजें प्लेस करोगे तो आपके पास ये 59 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ दिस विल बी प्लेस्ड इन दिस वैल्यू फार्मूला ऑफ कंबाइंड वेरिएंस। इस फार्मूले में आप प्लेस करोगे N1 आपके पास 50 है, S1 स्केयर आपके पास 81 है ये वाला, प्लस X1 बार आपके पास 63 है, माइनस XC बार आपने ये कैलकुलेट कर लिया है।
तो आपके पास ये सारी वैल्यूज जो हैं वो फार्मूले में प्लेस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कंबाइंड वेरिएंस आ जाएगा। अब इसी तरह से अगले पार्ट में भी सारी चीजें देखें आपको दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स 3 हैं, N1, N2 and 3। ये आपके पास x1 बार, x2 बार, x3 बार, सिमिलरली s1 स्क्वायर, s2 स्क्वायर, s3 स्क्वायर, सारी चीजें गिवन है। यू जस्ट कैलकुलेट द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप 3 और उसके बाद आपने कंबाइंड वेरिएंस आपने निकालना है फॉर द 3 ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो एक आप देखें कि ये एक ग्रुप के लिए, 3 ग्रुप के लिए भी सेम फार्मूले में ये एडिशन हो गया है। अब आप इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास ये कंबाइंड वेरिएंस आ जाएगा। कंबाइंड वेरिएंस के बाद हमें साथ ही फार्मूले में कहा, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमें फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप निकालें। तो कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए याद रखें फार्मूले का पैटर्न सेम है। यहाँ पे आ जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय कंबाइंड अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इस तरीके से with the help of this combined arithmetic mean and combined standard deviation जो कि आपने ये निकाला है, ये 7.11 आप कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास 44.9% आ जाता है। तो इस तरीके से you can calculate the combined arithmetic mean combined variance, combined standard deviation and combined mean and combined coefficient of variation. Now the next topic is calculation of moments. This is an important topic, and before discussing this topic I want to tell you what is the role of moments. Why we calculate the moments? Moments actually tell us about the distribution of the data, whether your data is symmetrical or skewed, whether positively skewed or the negatively skewed. This will be find out through the calculation of the moments. Moments are basically there are four number of moments, 1, 2, 3 and 4. अब इसका जो डेफिनेशन है इसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखें कि जो फर्स्ट मोमेंट है बेसिकली क्या है, ये जो सेकंड मोमेंट है बेसिकली योर वेरिएंस है। वेरिएंस क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन divided by n is the average sum of scale of deviation which is named as the variance of the data. तो याद रखें जो मोमेंट्स हैं बेसिकली जो सम ऑफ डेविएशन है फ्रॉम द मीन, उसकी पावर जो है वो अगर 1 है तो फर्स्ट मोमेंट, अगर इसकी पावर जो है वो 2 है तो सेकंड मोमेंट, अगर इसकी पावर 3 है तो थर्ड मोमेंट, अगर इसकी पावर 4 है तो फोर्थ मोमेंट। तो इस तरीके से we can calculate four moments about mean. These are the formulas for calculating 4 moments about the mean. We take the deviation from the mean. Now how we define the moments? Moments are defined as the mean of the different powers of the deviations of the observations taken from their mean. Basically, this is the average of deviation, powers of different deviations from the mean. The first power will be named as first moment, second moment, third moment, and fourth moment accordingly. Now, how the formula will be changed for calculation of the moments for group data? There will be only addition of the multiplication of the frequency variable. इस फार्मूले में आप जस्ट मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे,
इसका मतलब ये है कि आपने ये जो डेविएशन है ये तो लेनी है, डेविएशन वाला कॉलम आपने बनाना ही बनाना है, लेकिन जब आप बना लेंगे तो उस कॉलम कीओ को मल्टीप्लाई करेंगे विद द फ्रीक्वेंसी कॉलम, तो फिर आपके पास ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू x माइनस एक्स बार आपके पास जनरेट हो जाएगा। Now the terms M1, M2, M3 and M4 are called first, second, third and fourth moments about the mean. They are also called the central moments or the mean moments. हम इनको central moments भी कहते हैं और the mean moments. Value of the first moment M1 is always equal to 0. याद रखें कि first moment from the mean जो है वो that is always 0. The second moment is equal to the variance of the data, and this is always positive because we know that variance cannot be negative. The third moment can be negative, 0 or positive. तो इस तरीके से आपके पास ये एक जनरल फॉर्म ऑफ द फार्मूला इस तरीके से बन जाएगी कि MR जो है रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट को, इसके साथ इसकी पावर भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट मोमेंट होगा तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 2 होगा तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम फोर्थ ऑर्डर तक रिपीट कर सकते हैं। Now why we calculate the moments? I said we take help to analyze the data and we calculate whether our distribution of the data is symmetrical or skewed. With the help of these moments, we calculate the moments ratios. These are the formulas to calculate the moment ratios. One is named as B1 and B2. यानी कि जो आपके पास जो मोमेंट्स आएंगे अल्टीमेटली उनको हमने इस पर्पस के लिए यूज करना है। तो इसको हम B1 को हम कहते हैं मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इससे हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी स्क्यूनेस ऑफ द डाटा पता चलती है, वेदर द सिमेट्रिकल और द पॉजिटिवली स्क्यूड और द नेगेटिवली स्क्यूड। जो आपके पास B2 है ये आपको कर्टोसिस के बारे में बताता है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कर्टोसिस क्या होता है, लेकिन फिलहाल हम इसको इसके फार्मूले तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। B1 इज इक्वल टू M2 का स्केयर। इसका मतलब है थर्ड मोमेंट का स्केयर। जो आपका थर्ड मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू को आप स्केयर करेंगे, डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड मोमेंट का क्यूब। So this is the ratio of third moment का square and second moment का cube. Similarly, fourth moment will be divided with the second moment का square. तो ये आपको first moment आपको बताएगा coefficient of skewness, और जो second moment है ये आपको बताएगा coefficient of the kurtosis. जी ज़का खान। ऑन कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। तो ये स्क्यूनेस क्या चीज होती है, ये समझ में नहीं आया। मोमेंटम रेशियो ये बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा। मैं आपको बताता हूँ। जो मोमेंट्स है ना, पहले मोमेंट्स जो हैं ये आपको इसके फार्मूले की समझ आ गई है। ये वाले जो मैंने फार्मूले आपको बताए हैं, ये वाले ये मोमेंट्स तो कुछ आया फार्मूले की समझ आ गई है। सर जी ये अगेंस्ट समझा दें जरा काइंडली। थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ। इस फार्मूले को अभी हम आगे चल के कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखो मैंने कहा है कि ये है फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, कि आपने सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन लिया, एक्स की हर वैल्यू को आपने मीन से डेविएट किया, और जब आपने सम किया तो एन से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट मोमेंट आ जाएगा। सेकंड मोमेंट में इसकी पावर जो है वो आ जाएगी 2, यानी आप बन गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये है आपके पास, इसकी पावर क्यूब आ जाएगी, इसकी पावर आगे 4 आ जाएगी। ये जो 4 मोमेंट्स हैं
ये आपके यूज होते हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा को चेक करने के लिए। मसलन पहला जो है ये B1 है कोएफिशिएंट, इसको हम कहते हैं स्क्यूनेस चेक करने के लिए यूज करते हैं। कैसे करेंगे देखो, ये स्क्यूनेस क्या है, आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। ये एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं आगे चल के। ये देखें, ये आपके पास एक डायग्राम है। इसमें आप देखें कि आपके पास जब सिमेट्रिकल डाटा होता है तो आपके पास मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं, मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं। तो ये आपके पास देखो कि इस फॉर्म में मीन मीडियन मॉड बराबर हैं, इस शेप में भी, इस